राइट टू एजुकेशन में हर टाइप के बच्चे का नाम लिखा था, अनाथ का नहीं। अभी भी इस देश में औरतें इक्वल नहीं है। मदर्स की हम लोगों ने इतने सालों तक सैक्रिफाइस ग्लोरीफाई करी है, बट कभी मदर्स का जॉय नहीं ग्लोरीफाई किया। हमारे देश में अगर आप एक मुसलमान हैं और आपकी सिर्फ बेटियां हैं, आपकी बेटियां किसी भी तरीके से आपका एस्टेट नहीं इनहेरिट कर सकती। कुत्ते को 100 बार पत्थर मारोगे, कोई नहीं मीडिया में बताएगा। वो कुत्ता पलट के एक बार अपने दांत दिखा देगा तो मीडिया में वो पूरी चीज बन जाएगी कि अग्रेसिव है। बी काइंड, बी एम्पैथेटिक, क्योंकि थोड़ी सी एम्पैथी आएगी ना तो आप भी दुनिया को बेटर करोगे। जो आपके मेन डर है उसको सॉल्व करने का पावर भी आप ही में है। नमस्कार पल्लवी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच अब समय निकालने के लिए। बियॉन्ड लॉयर एंड एक्टिविस्ट, हु इज पलोमी? I think beyond a lawyer and activist, I think Palomi is a very passionate person. She has a lot of passions. डॉग्स पालने का पैशन, ट्रैवल करने का पैशन, किताबें पढ़ने का पैशन, पेंट करने का पैशन, जहाँ भी, एंड आई से दिस विद अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, जहाँ भी सही चीज़ के लिए लड़ाई लेने का मोड़ है ना, उसका पैशन। बचपन में ऐसा कुछ हुआ जिसने आपको मोटिवेट किया टू बी अ लॉयर एंड टू गेट इनटू दिस फाइट्स? मेरा आई थिंक बचपन टचवुड बहुत ब्लेस था इन द सेंस कि आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे सोशल नॉर्म्स तोड़ना बहुत यूजुअल था, सब कर रहे थे। मेरे दादाजी वो एक बहुत अनयूजुअल चीज़ तब करते थे, वो मेरी मम्मी या मेरी चाची से पैर नहीं छुआते थे। हाँ, और वो ये कहते थे कि जिस बहू को मैं घर पे लक्ष्मी लेकर आया, उस बहू से अगर मैंने पैर छुआ दिया तो मेरी लक्ष्मी तो चली गई, मैंने लक्ष्मी से पैर छुआ दिए। और जिसको भगवान मान लिया है, अब उसको भगवान मान लिया है। एंड उसी तरीके से मैंने ये देखा कि औरतों को कैसे वर्शिप किया जाता है, कैसे वैल्यू किया जाता है, कैसे उनको उनके सपनों की उड़ान दी जाती है, उनको बिल्कुल फ्रीडम दिया जाता है टू एग्जिस्ट। एंड मेरा प्रिविलेज था कि मैं इसमें बड़ी हुई। तो नेचुरली जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई, दुनिया में देखा और देखा ये सबके साथ नहीं होता। बचपन में तो आपको लगता है जो आपके घर में वो सबके घर में। जब बड़े होके जब मुझे लगने लगा तो मुझे बात इतनी गलत लगी कि चुप ही नहीं रह सकी, तो बोलना शुरू किया, बोला इतना कि फिर वो लड़ाइयाँ ही बनती रह गई। लेकिन आपकी जो एशली बैटल शुरू हुई थी वो ऑर्फन्स के रिगार्डिंग शुरू हुई थी, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि ये कहाँ से आया? ये बहुत ही, ये भी एक इत्तेफाकी था। मेरी मम्मी डीएम थे, एक छोटा सा शहर है हरिद्वार। जी। हरिद्वार बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर है, तो वहाँ पे बहुत सारे अनाथालय हैं। उसी समय भुज में अर्थक्वेक हुआ था। अच्छा, हमारे देश का थोड़ा ये सैड चीज़ है कि हर ज़िले में अनाथालय नहीं है और अनाथालयों में कैपेसिटी नहीं है जितने हैं भी। तो भुज से अनाथ बच्चे भेजे गए थे हरिद्वार। अच्छा। तो मेरी मम्मी डीएम थी, गई थी रिसीव करने हमको। वो बचपन से अनाथालय ले जाती थी। गई वहाँ, एक लड़की आई थी, मुझसे 2-3 साल छोटी थी और उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और ऐसे लग रहा था जैसे काजल लगा हुआ है। तो मैं उसकी तरफ मोहित हुई, मैंने उससे बातें करना शुरू करी और एक तरीके से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। अब मेरा मम्मी का हरिद्वार से ट्रांसफ़र हो गया, बट हम दोनों एक दूसरे को खत लिखते रहे। फिर जब इंटरनेट आया तो ऑर्किड पे दोस्ती चलती रही। फिर मैं कॉलेज चली गई, उसके बाद उसका मैसेज आया मेरे पास कि दीदी मैंने अभी 12th दिया है और उसके कुछ 80 समथिंग % आए थे अनाथालय से, जो बहुत बड़ी बात है। और गई, मुझे भी कॉलेज जाना है। तो मैं थोड़ी सरकार, मतलब मम्मी पापा सरकार में, तो थोड़ी सी इंटाइटल्ड बच्चा थी। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने पापा को फ़ोन किया कि आप ऐसा ऐसा करा दीजिए। थोड़े दिन बाद मेरे पिताजी का फ़ोन आता है मेरे पास कि हम इसका तो करा देंगे पलोमी, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। हमारे देश में अनाथ बच्चे के कॉलेज भेजने की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई तरीका नहीं है। और ये बात मुझे इतनी चुभी कि हमारे देश, जिस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा अनाथ बच्चे हैं, यूनिसेफ एस्टिमेट करता है 30 मिलियन ऑर्फन्स, 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं। उस देश में एक अनाथ बच्चे के पास ये हक नहीं है कि वो डॉक्टर बनने का सपना देखे, वो इंजीनियर बनने का सपना देखे। वो अनाथालय जाके मैक्सिमम बढ़ई बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन, वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकता है, बट आगे सपने देख ही नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इतनी सुंदर है, इतनी केयरिंग है, वो इन बच्चों को तो भूल नहीं सकती। तो कहीं तो लैप्स हुआ है। और यहाँ से ये फीलिंग ऑफ इनजस्टिस इतनी स्ट्रांग थी कि मेरी ये लड़ाई शुरू हो गई। मैंने सोचा इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगी। तो सबसे पहले आपने कहाँ से शुरू किया ये आवाज़ उठाने का प्रक्रिया? सबसे पहले तब मैं बहुत ही यंग थी, मैं 20-22 साल की थी। तो मैंने सबसे पहले सोचा मैं किताब लिखती हूँ।
मेरे को उस जमाने में ये लगता था कि मैं किताब लिखूंगी, सब पढ़ेंगे और सब बदल जाएगा। ये बात बाद में इनिशियली जो राइटर्स होते हैं उनकी थॉट यही होती है कि मैं लिखूंगा इसको, खुद आप नहीं, पढ़ेंगे तब और आप एकदम बहुत बिल्कुल यंग होते हो, आप जुनूनी चीजें होते हो, बदल आपको देंगे। लगता है दुनिया बदलने बिल्कुल हाँ। आसान काम है। आसान काम नहीं है, बट हाँ। ये भी नहीं कहूँगी मैं कि इम्पॉसिबल काम है, हाँ। बदल ही जाती है। लेकिन हाँ, तो फिर मैंने देश भर ट्रैवल किया, 100 से ज़्यादा अनाथालय गई मैं। मैंने सारे पॉलिसी पेपर्स पढ़े ब्रिटिश टाइम से, फ्रॉम द चिल्ड्रंस एक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम से लेके लेटेस्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तक, वर्ल्ड बैंक के पॉलिसी पेपर्स, ये वो करके किताब लिखी वीकेस्ट ऑन अर्थ, जिसमें सारे फैक्ट्स मैंने प्रेजेंट किए, क्यों प्रॉब्लम है, कहाँ पॉलिसीज़ में इशू है, कहाँ पॉलिसी है ही नहीं, सब लिखा। लेकिन जैसे होता है, किताब लिखी, कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो फिर बट इट मस्ट बी वेरी क्लोज टू यू। लाइफ का पर्सनल एम्बिशन अगर कोई मुझे डिफाइन करना होता तो ये है कि मैं अनाथ बच्चों को इक्वल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया बनाऊंगी। आई वॉन्ट एन ऑर्फन चाइल्ड इन इंडिया टू गेट द सेम केयर जो एक बच्चे को मिलती है जिसके पास पेरेंट है, क्योंकि और अनाथ बच्चे का पेरेंट तो सबसे स्ट्रॉन्ग पेरेंट है। द पेरेंट इज द स्टेट। स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेरेंट क्या है? तो इतना स्ट्रॉन्ग जिसके पास पेरेंट होने का ऑप्शन है, उस बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिले। तो माई एम्बिशन इन लाइफ इज कि हर ऑर्फन चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और इसमें आपने बदलाव भी लाया है 25% स्कॉलरशिप के लिए। जी। सो राइट टू एजुकेशन में हर टाइप के बच्चे का नाम लिखा था, अनाथ का नहीं लिखा था। हाँ। अच्छा, सिस्टम्स में क्या होता है ना, ये लोग बहुत जो लिखा होता है उतना ही फॉलो होता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ बहुत रेयरली फॉलो होता है। हाँ। तो हम लोग कोर्ट क्यों गए, हमने बताया ये बात, वो काफ़ी शॉक हुए, और फिर एक ऑर्डर इशू हुआ। अब राइट टू एजुकेशन में ऑर्फन्स को नॉट ओनली इंक्लूड किया जाएगा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर कि हर ऑर्फन का एडमिशन हो अच्छे स्कूल में, नियर बाय स्कूल में, टू इंश्योर एजुकेशन। एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज इन बच्चों के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है। तो जब तक स्टेट पे ड्यूटी नहीं आती कि इन बच्चों के लिए लड़ो, तब तो कोई और लड़ेगा नहीं। तो अब हर बच्चा एजुकेट होगा। तो क्या सब स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी भी इम्प्लीमेंट states हो इसमें? रहा है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो है, बट कई स्टेट्स में हो गया है, कई स्टेट में नोटिफिकेशन भी आ गए हैं, कई स्टेट्स में काम भी शुरू हो गया। मेरा होप है कि विद इन दिस जनरेशन हम लोग, कोई ऑर्फन चाइल्ड विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम बेसिक एजुकेशन। अभी हमारी जंग बारी है, अभी तो हम हायर एजुकेशन पे भी जाएंगे, हम जॉब्स के लिए भी मांग रहे हैं। मैंने ये बात कोर्ट को भी बोली कि यू नो दीज चिल्ड्रन हैव बीन ऑर्फन ट्वाइस, वंस बाय फेट एंड वंस बाय द स्टेट। एंड स्टेट वाला हम सही कर सकते हैं, फेट से तो हम इंटरफियर कर नहीं सकते। जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए जी। स्टेट की। आपने बच्चों की बात करी, अब हम बात करते हैं आपके एक और पैशन की, वो है महिलाओं के प्रति। जी। तो महिलाओं के प्रति कुछ ऐसी घटना हुई जो जिसने आपको अंदर से कहा कि नहीं, ये मुझे इसके लिए लड़ना है? घटना भी हुई है और एक मेरा खुद का इमोशन भी है। मेरा इमोशन है कि हम सब, एटलीस्ट हम सब औरतें जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनको हम खुद अपना पैसा कमाते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अच्छे घरों में, हमारे ऊपर एक मॉरल बर्डन है। हमारे ऊपर बर्डन है फॉर उन सब औरतों का, सावित्री भाई फूले जी का, जिनने लड़कियों को लड़ लड़ के एजुकेट किया, फॉर द पर्सन जिसने लड़ लड़ के औरतों को वोट दिलाया, जिसने लड़ लड़ के औरतों का हक किया कि आप लड़कियां पैसे कमाएं। हमारे ऊपर एक मॉरल बर्डन है कि हम आज ये दुनिया दूसरी औरत के लिए अब जो इनहेरिट करी उससे बेटर छोड़ें। वी शुड लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर आवर डॉटर्स एंड आवर फ्रेंड्स देन वी गॉट, बिकॉज अभी भी इक्वालिटी इक्वल नहीं है। एंड यही इमोशन मेरा और फैन हुआ जब रिसेंटली, आई मीन 3-4 साल पहले, एक मेरी फ्रेंड है, वो मुस्लिम है, एंड उसके, वो हमारी उम्र ही की थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके 4 साल की लड़की है। उसके हस्बैंड के ब्रदर्स ने उसके प्रॉपर्टी में अपना स्टेक क्लेम किया। अब वो एक फ्लैट खरीदा था जिसका ईएमआई दोनों साथ देते थे। अब ब्रदर्स ईएमआई नहीं दे रहे हैं, वो फंसी हुई है उस फ्लैट में, क्योंकि वो निकलेगी तो वो फ्लैट ऑक्यूपाई हो जाएगा। वो अकेले बच्चा भी पाल रही है, ईएमआई देने की कोशिश कर रही है, जो 2 कमाते हुए लोग बेंगलोर में दे रहे थे, जो बहुत मुश्किल काम है। एंड द लॉ उसके साइड नहीं है। हमारे देश में अगर आप एक मुसलमान हैं और आपकी सिर्फ बेटियां हैं, आपकी बेटियां किसी भी तरीके से आपका एस्टेट नहीं इनहेरिट कर सकती, आप उनको विल नहीं कर सकते हैं, वो नॉर्मल इनहेरिटेंस लॉज में आती नहीं है। अगर एक बेटी है तो आधा उसका होगा, आधा आपके फैमिली को चला जाएगा एज अ मुस्लिम मैन। अगर 2 बेटियां हैं तो 2/3 उनका होगा और 1/3 आपकी फैमिली को चला जाएगा। एंड आप खुद विल भी नहीं कर सकते। वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी रॉन्ग। एंड ये लॉ ब्रिटिशर्स लाए थे, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम्स अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये लॉ ब्रिटिशर्स लाए थे, क्योंकि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, आप सबको याद होगा जब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि अगर आपका वाजिब एयर नहीं है तो द किंगडम गोज बैक टू द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को अडॉप्ट करने से मना कर दिया इंडिया में, और ये लॉ चलता आ रहा है। हमारे यहाँ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 चल रहा है,
1947 नहीं, 1948 नहीं, एंड कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहा है। कोई इसमें चेंज करने की हाँ, जरूरत ही नहीं समझ रहा है लोग एक्चुअली। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिलीजियस फ्रीडम में प्रोटेक्टेड था। तो यहाँ इस बात पे मुझे बहुत बुरा लगा, एंड यहाँ से शुरू हुई कि अभी भी इस देश में औरतें इक्वल नहीं है। बहू थोड़ा सा बेटे से कम थोड़ा सा मानी कम जाए। हाँ, मानती है, हाँ। सोसाइटी कहीं ना कहीं औरतों से अभी भी सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट कर रही है। इट्स मोर लाइक सोसाइटी वर्सेस वुमेन और वुमेन वर्सेस वुमेन। एग्जैक्टली अभी चल रहा है। नहीं, वुमेन वर्सेस वुमेन भी स्टॉकहोम सिंड्रोम में कहती हूँ हाँ, कि because, भाई हाँ। आप अपने मतलब इतनी पेट्रियार्की में हो गए हो कि आपको खुद ही नहीं पता खुद ही आप नहीं ये पता आप कि क्या इसे करना तोड़ है, सकते हो। हाँ। जब तक देखोगे नहीं टूटता हुआ, और जहाँ जहाँ टूटता है वहाँ वहाँ पूरा पूरा परिवार हैप्पी होता है, वहाँ दुनिया बेटर होती है। तो ये लड़ाई स्टार्ट इससे हुई, और फिर कई मुद्दों में गई। सबसे इम्पोर्टेंट मैं ऑफ कोर्स मानती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। हम्म, औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे तो अपने आप ही दुनिया बदलेगी। हाँ। हमारे यहाँ कहते छोटा सा स्टेप जो है वो बहुत सारी चीजें समाज को बदल सकता जी, है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि औरत लक्ष्मी होती है। मुझे लगता है थोड़ा हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है। लक्ष्मी माता कभी पेडेस्टल में बैठ के लक्ष्मी माता नहीं है, वो सड़क पे काम करके लक्ष्मी माता है। वो चीज़ें चाह कर लक्ष्मी माता है, अपनी खुशी परस्यू करके लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता कभी एक जगह बैठती नहीं है। लक्ष्मी माता हर घर जाती हैं लक्ष्मी बांटने। औरत को भी हर घर जाना चाहिए काम करने, आगे बढ़ने। तभी हमारा रिलीजन वेद कहता है औरत लक्ष्मी, क्योंकि जब औरत बढ़ती तभी घर बढ़ता है, तब प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट। हाँ थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी है, बट एवरी वुमन शुड थिंक लाइक दिस। हाँ, कि आप आगे बढ़ेंगे तब जब आपका तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तब आपके बारे में कौन सोचेगा? नहीं, औरत आगे पढ़ती है तो वो न्यूट्रिशन पढ़ेगी, वो अपने बच्चों को हाँ। बेटर खिलाएगी, वो खुद पढ़ अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगी, अपने बच्चों को और कराएंगी। तो औरतें जिनका दिमाग खुलता है दुनिया का दिमाग खुलती है, बिकॉज औरतें शेप करती हैं जनरेशंस। हाँ, तो Actually. औरतों का इंडिपेंडेंट होना, खुश होना, सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अब जैसे हम लोगों ने भी देखा कि पुरानी जनरेशन में से हम लोग की मदर्स होती थी, वो बहुत घर के काम में बिजी हैं, बाकी हाँ। कराने का उनका लिमिटेड है। आजकल की मदर्स जो हैं वो बच्चे के पैदा होने से लेके उसके 6 मंथ 8 मंथ्स के प्लान, न्यूट्रिशन Exactly. प्लान, और जितनी ज़्यादा एक्टिव हैं वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कैसे बढ़ना एग्जैक्टली, चाहिए। बच्चे और और प्लस ये अपना बच्चे करियर भी अच्छे साथ में चला निकलेंगे, रहे हैं। ये बच्चे और स्ट्रांग निकलेंगे, हाँ। और दुनिया को बेटर बनाएंगे। ये बच्चे और अवेयर निकलेंगे, और फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, और पढ़े लिखे निकलेंगे। एंड दिस इज वाई वुमेन को पढ़ाना बहुत ज़रूरी, वुमेन को इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी। किसी को भी आप घर में बांध दोगे, खुद भी बंध जाओगे, तो खुद ही कॉन्फिडेंस चली जाती, खुद ही सहम जाता है आदमी, खुद ही सोचना बंद कर देता है, खुद अपनी खुशी रखना सामने बंद कर देता है। मदर्स की हम लोगों ने इतने सालों तक सैक्रिफाइस ग्लोरीफाई करी है, बट कभी मदर्स का जॉय नहीं ग्लोरीफाई किया। मदर्स की स्ट्रेंथ हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं हमेशा सैक्रिफाइस के वो, कभी ये नहीं कि हमारी मदर इतनी स्ट्रांग थी सोसाइटी से लड़ ली, ये हम लोग ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन ये करना चाहिए, बिकॉज मदर की स्ट्रेंथ ही बच्चे की स्ट्रेंथ होती है। इसी से अगली जनरेशन आपकी बेहतर होती बिल्कुल। है, और वो अगर आगे जाके खुद भी औरतों की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर अपनी माँ को इस तरह से Exactly. स्ट्रांग देखेंगे, अपनी बीवी को उस तरह से Exactly. प्रमोट करेंगे, अपनी बच्ची को उस तरह से प्रमोट Exactly. करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। औरत जब खुद मतलब मुझे लगता है ये जो हम लोगों के सास बहू प्रॉब्लम्स होती हैं हाँ। घरों में, ये इसीलिए होती हैं क्योंकि लड़के की मदर भी जिंदगी भर दब दब के दुखी हो गई है। हाँ। अब उसको जब लड़का बड़ा हुआ है, पहली बार मिला है कोई जो उसे इज्जत दे रहा है, जो उसके बारे में पूछ रहा है, अब वो अगर वाइफ से पूछेगा तो वो इमोशनली इनसिक्योर हो गई है। बट वही मदर, अगर उसका हस्बैंड उसका ध्यान रख रहा है, लड़के के फादर उसको, हाँ, तो तो उसको उसको नहीं लगता है। वो है, वो अपनी बहू को बिगाड़ेगी, प्यार देगी, और उससे फैमिलीज और जुड़ेंगी। कभी किसी को दबा के कुछ, रिस्पेक्ट आप फोर्स करेंगे तो रिस्पेक्ट एक्चुअल नहीं होती है, हाँ। रिस्पेक्ट वो झूठी है, और रिस्पेक्ट जो दिल से आती है वो अपने आप अलग ही होती है। हाँ। एक तो नया फंडा चल रहा है विद इन जेनजी, जो सास आपकी एज अ फ्रेंड होती है। हाँ, एंड हाँ। बहुत अच्छा फंडा है। मुझे लगता है मिलेनियल सास है, हम लोगों Millennials की है, उम्र, हम लोगों से थोड़ी बड़ी, ये जो कर रही है बहुत अच्छी चीज़ कर रही है। हाँ। सास फ्रेंड होने से ज़्यादा अच्छी चीज़ कि आपको एक सेकंड मदर मिल गई। हाँ, और आप कन्वर्सेशन में बहुत ओपन है। एग्जैक्टली। वो और आप आपको ऐसा सच लगा- बोल रहे हो, आप हाँ, छुपा सच के बोल कुछ रहे पीठ पीछे नहीं कर रहे हो, आप साथ जा रहे हो ट्रिप्स पर, आपका मन है आपकी सास आपके साथ रहे। हाँ। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? जो चीज़ फोर्स नहीं हो, मनी से हो रही है, हो। और आपकी सास भी वो कर रही है जो वो पहले नहीं कर पाई। वो नहीं कर पाई। वो भी आपसे सीख रही है, आप भी भी उनसे उनके सीख साथ रहे हो, सीख और रहे हो, एक and दोनों everybody is एज अ happy. पर्सन ग्रो कर रहे हो। हमारे यहाँ अब हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, कहते हैं हाँ। भूटान सबसे खुश कंट्री है या आइसलैंड है, बट इंडिया भी तो हो सकता है, हम लोग भी तो खुश हो सकते हैं। हाँ। हम अब लोग क्यों नहीं खुश होते? हम छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने लगे तो हम लोग भी खुश हो हाँ, जाएंगे। ऐसी परंपराएं आप इजाद करिए जो दूसरों को ना दबाएं, जो खुशी लाए पूरे परिवार में। सब साथ खुश होंगे तो कितनी खुशी होगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने।
हमने अभी तक बच्चों की बात करी, महिलाओं की बात करी, चलिए ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो बेजुबान हैं हाँ बिल्कुल, और आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत मेरे ही ख्याल से ज़्यादा। आप समझ गए होंगे। जी जी। जी। इस समय स्ट्रे डॉग का मुद्दा जो है वो मीडिया में ऐसे उछाला जा रहा है मसाला लगा के, जैसे कि हाँ उनकी जैसे, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ तो आपने तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाके आप लड़ी हैं, तो जी। मुझे इसके बारे में बताइए कि ये एक तो जानवरों से लगाव कैसे शुरू हुआ और ये बैटल कहाँ से शुरू हुई? देखिए मैंने मैं सबसे पहले, मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हाँ। हूँ। एंड मेरा ये विश्वास है कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में आप परवाह नहीं कर सकते अगर आप जानवरों की परवाह ना करें। ट्रू ट्रू। क्योंकि सब, आप ह्यूमन राइट्स की परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि हम्म। वो ह्यूमन बीइंग वीक है, वो हम्म। वनरेबल है, उसे जस्टिस नहीं मिल रही। हम्म। तो अब आप ह्यूमन वर्ड हटा के अगर जानवर डाल दें, बात तो बात वही है हाँ, ना। वो तो वो और भी भी वीक ज़्यादा है, वनरेबल वो है। भी वनरेबल है, उसको जस्टिस नहीं मिल हाँ। रही है। डॉग्स इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बीइंग्स के कंपेनियन होने के लिए। ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम अदर एनिमल्स। ऑल्दो मेरे हिसाब से हर जानवर की बहुत वैल्यू है, उसकी लाइफ है, लेकिन डॉग स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के घर के अंदर रहे। हाँ, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो हमारे सोसाइटी, परिवारों का हिस्सा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉग जो इवॉल्व हुआ है हाँ। वो ह्यूमन बीइंग्स को अटैक करने के लिए नहीं इवॉल्व हुआ है। एज एन एनिमल वो बना है ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका पूरा एवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग्स ने इंजीनियर किया ताकि उनके पास एक प्रोटेक्टर हो। तो अगर कोई डॉग अग्रेसिव है या कोई कारण है तो उसका ह्यूमन बीइंग से ट्रस्ट टूटा है। कोई डॉग पैदा नहीं होगा, क्योंकि एवोल्यूशन ही नहीं अलाउ करता है, साइंस ही नहीं अलाउ करता कि डॉग ह्यूमन बीइंग को बाइट करे। ये साइंटिफिक है ही नहीं। इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर का एवोल्यूशन अगर टूट रहा है तो तभी टूट रहा है क्योंकि बार बार किसी ह्यूमन बीइंग ने उस डॉग को टॉर्चर किया है। वो जो नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रस्ट है वो तोड़ दिया है। तो ये जो बार बार मीडिया में उछाल के बात आ रही, उसकी पहले की कहानी कोई बताता नहीं है। आप किसी कुत्ते को 100 बार पत्थर मारोगे, कोई नहीं मीडिया में बताएगा। वो कुत्ता पलट के एक बार अपने दांत दिखा देगा तो वो सब मीडिया में उसको वो फोकस पूरी चीज करेंगे। बन जाएगी कि अग्रेसिव है। हाँ। पर कोई पूछ नहीं रहा कि 100 बार पत्थर क्यों मारे जो जानवर वहां सो रहा था बिन कुछ कहे हुए। हाँ, अब इसको बहुत हद तक चाइल्ड वर्सेस डॉग्स कर स्ट्रीट डॉग्स करके बनाया जा रहा है, तो आप इस नैरेटिव के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए अभी एक स्टडी हुई थी, हाँ। डॉग से नहीं, एक कमरा था कांच का, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ उन लोगों ने सांप रख दिए, बहुत सारे सांप रख दिए। पेरेंट्स बाहर से देख रहे थे। पेरेंट्स की तो हालत खराब, टेंशन, बिल्कुल सर दर्द, मतलब सब वहाँ चिल्ला विल्ला रहे। कोई बच्चा सांप से नहीं डरा अंदर। बच्चे सांप को या छू रहे थे, सांप भाग जा रहा था, या सांप को इग्नोर कर रहे थे मोस्ट केसेस में। छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ 8 महीने के, कुछ 1 साल के, 1.5 साल के, उस उम्र पे। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने एक चीज़ प्रूव करी, बच्चे जानवरों से नहीं डरते हैं। बच्चे जानवरों की तरफ क्रूअल नहीं है। बच्चों को क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम सिखाते हैं डरना, हम बताते हैं कुत्ता बार बार काटेगा, हम सिखाते हैं कि अगर कुत्ता चल रहा है सड़क पे तो तुम्हारे को काट सकता है इसलिए तुम पत्थर मार दो। ये बात बच्चे के अंदर नहीं आई है। तो ह्यूमन वर्सेस चाइल्ड जो नरेटिव बना है, ये नरेटिव ही गलत है। बिकॉज ये बच्चे ही ये डॉग्स ही इन बच्चों के प्रोटेक्टर्स होते हैं, वही उनके कंपेनियन है नहीं actually। मतलब प्रोटेक्टर्स होते हैं। अभी कलकत्ता में एक नवजात लड़की, हमारे यहाँ बहुत होता है ये, लड़की को फेंक दिया गया प्लास्टिक के पैकेट में। हम सब जो बच्चों से डील करें जानते हैं, बच्चा अगर सड़क पे फेंक दिया जाएगा तो ठंड के मारे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठंड के मारे धीरे धीरे 8 कुत्तों ने उसको घेर कर बैठे रहे रात भर, जब तक सुबह वो डिस्कवर नहीं हुआ, ताकि गर्मी मिलते रहे उस बच्चे के शरीर को, बच्चा जिंदा रहे। कितनी हम लोग कहानियाँ सुनते हैं और ये मीडिया में उतनी कवर नहीं होती कि बच्चा उठा के ये लोग डस्टबिन से ले आए सोसाइटी में। दिल्ली में मैं अकेले रहती हूँ, मैं सड़क पे अपने ऑफिस से जब आती हूँ, हमारी गाड़ी थोड़ी दूर छूटती है, मैं वॉक करती हूँ, मेरे अपने 6-7 सड़क के कुत्ते हैं, मैं सीटी बजाती हूँ, मेरे साथ चलते हैं। मुझे पता है उस मोमेंट में कि कोई मेरी छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। ये तो मेरी खुद की कहानी, ऐसी हज़ारों औरतें हैं। आप जब ये पॉडकास्ट डालेंगे कितनी कमेंट्स आएंगी जिनकी लाइफ स्ट्रे डॉग्स ने बचाई है। मैं तो ये बहुत हंस के बोलती हूँ कि एज अ सिंगल गर्ल जब अकेले वॉक कर रहे हो आप, आई वुड रादर हैव अ स्ट्रे डॉग ऑन द रोड देन अ स्ट्रे मैन। क्योंकि डर हमें
आदमियों से ज़्यादा लगता है, कुत्तों से थोड़ा कम लगता है। नहीं, एज अ मैन भी जब आप अपने मोहल्ले में वापस आते हो तो आपके आसपास से जिनको आप फीड करते हो डॉग्स हैं, एग्जैक्टली, वो आपके साथ मैं तो आते ये हैं, तो वो सबसे कहती कंपेनियन हूँ है। कि आप लोग ये नरेटिव गलत क्यों कर रहे हो। अपने एरिया के डॉग्स को खाना खिलाइए, उनको ध्यान रखिए, उनको अपने गार्ड्स बनाइए। हाँ आपको जिन RWAs में गार्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, इनसे ज़्यादा अच्छा गार्ड क्या हो सकता है। हाँ मिलिट्री इनको ट्रेन करती है जब गार्ड बनाने हाँ, के लिए। और क्या। तो आप भी तो थोड़ा खाना खिला के, आपके कोई गलत रैंडम गाड़ी 2 बजे आएगी, सब कुत्ते भौंक के पूरे मोहल्ले को हाँ, और क्या। कोई चोरी नहीं होगी। आप इनको प्यार तो दीजिए, फिर अब देखिए एक्चुअली आपको कितना कुछ दे देंगे। हाँ, अभी ये एक्चुअली कम हो गया है। पहले तो इस तरह का होता ही था कि आपके कुत्तों का ध्यान रखा जाता जी, था, और और वो देखिए ये एक्चुअली हमारा, मोहल्ले के सेट होते थे, उनको लोग खाना देते थे, और साइड में तो मतलब आपके वो गार्ड डॉग्स थे आपको ये बात प्रॉपर। बताएं, स्ट्रे डॉग कोई शब्द नहीं है हिंदी में। हाँ, हमारे यहाँ एक ही शब्द है कुत्तों का, श्वान। श्वान, हाँ, श्वान ना घर का होता है ना बाहर का होता है। श्वान हमेशा कम्युनिटी डॉग था, कम्युनिटी ग्राम्य डॉग है। श्वान। हाँ श्वान मतलब सबका कुत्ता। हाँ, जैसे हमारे लिटरेचर में वो गांव के कुत्ते होते थे जो आप जिनको गांव से ही एसोसिएट किया जाता एग्जैक्टली, था। संस्कृत में हाँ स्ट्रे डॉग का कोई शब्द नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में कभी स्ट्रे कोई नहीं कुत्ता है। आवारा था ही नहीं, हाँ, कभी कोई कुत्ता पेट भी नहीं था। हम्म, कुत्ते सबके थे, सबके थे। कुत्ते एक कम्युनिटी थे। हम्म, तो ये जब हम लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर हटाओ, ये वेस्टर्न कल्चर है। स्ट्रे डॉग ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिशर्स कहते थे ये हमारा पेट डॉग है, ये स्ट्रे डॉग है। हम लोग ये भेदभाव नहीं करते थे, हमारे यहाँ सब कुत्ते खिलते थे। और क्यों खिलाए जाते थे? हमारे धर्म में लिखा है, हमारे नित्य नियम में लिखा है कि आप चींटी के लिए, आप चिड़िया के लिए, आप गैया के लिए और आप कुत्ते के लिए रोटी निकालिए जब आप पूजा करिए। और कायदे से हिंदू धर्म में आपको रोज पूजा करनी है। तो लॉजिकली आपको 4 जानवरों को रोज खिलाना है। और ये इसलिए खिलाना है क्योंकि जब आप जानवर को खिलाते हो आप खुद संवेदनशील बनते हो। और जो लोग संवेदनशील सोसाइटी ही लॉ अबाइडिंग एम्पैथी जरूरी है जीवन में। एग्जैक्टली, संवेदनशीलता ही आपस में प्रेम बढ़ाती है, सोसाइटी को लॉफुल करती है, शांत करती है, आपस में लड़ाइयाँ नहीं बढ़ती हैं। अब देश के आजकल देश में रोड रेज हो गया है, हाँ। इंडिया में कभी नहीं था। हाँ, आप गुस्से में भरे हुए हैं। जब एम्पैथी आपके पास बाहर जानवरों के लिए नहीं होगी तो इंसान के लिए कैसी हाँ, होगी? आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को नेगेटिव स्पेस में डाल रहे हैं। गाड़ी में थोड़ा सा छू जाता है, गोलियां चलने हाँ, और लगी। क्या। ये हमारे देश में होता था। एक नॉर्थ ईस्टर्न बच्चे को मार्केट के बीच में खींच खाच के तोड़ ताड़ के मार डाला, लिंच कर दिया, क्योंकि वो अलग दिखता था। ये हमारे देश में हो सकता था? ये सब विदेश की संस्कृति है जो हमारे यहाँ आ गई। हमारा देश, हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति एक दूसरे से मिल बांट के रहकर, दिवाली में एक दूसरे के घर जाना, सबका ध्यान रखना, अपने बगल वाले का, आदमी का, और अपने बगल वाले कुत्ते का, अपने बगल वाले गाय का, अपनी सड़क पे चलती चींटी का। हमारी संस्कृति तो ये थी। तो ये संस्कृति टूटना, ये मेरे दिल को बहुत छूती है बात। जी, इसी पे मैं आपके जो आपने एफर्ट किया थोड़ा उसके बारे में बताइए कि लीगल प्रोसीडिंग में ये किस तरह से मामला जा रहा है, और अभी आपको क्या उम्मीद है कि आगे किस तरह से जाएगा ये? देखिए, अभी जो कोर्ट ऑर्डर आया है हम्म, वो एक तरीके से ऑर्डर है भी और नहीं भी है, जी, क्योंकि उसने कुछ बदला नहीं। बस ये कहा है कि इंस्टीट्यूशन से कुत्ते हटने चाहिए, बट ऐसे नहीं कि आप तुरंत हटा दिए। हाँ। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में फेंस होंगे, फिर स्टेरिलाइज वैक्सीनेट होंगे, फिर वहाँ सेफ्टी चेक होगा, फिर कुत्ते हटेंगे। तो अगर ये 3 रीजंस में कोई ना, मतलब कोई शेल्टर ना हो या फेंसिंग में मैनेज हो जाए, सब स्टेरिलाइज वैक्सीनेट हो जाए, तो कुत्ते नहीं हट सकते इंस्टीट्यूशन। हाँ। तो एज सच इस ऑर्डर ने कुछ बदला नहीं। पहले जो ऑर्डर आया था उसमें लॉ में कुछ गलतियां हो गई थी कि आप कुत्ते सब हटा दीजिए, ये सब हाँ। ये अलाउ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मतलब अलाउ क्या, इन द सेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं अलाउ करती है और करंट लॉ भी नहीं अलाउ करता हाँ। है। तो ये तो अलाउड ही नहीं है, ये इलीगल है। तो वो रिवाइज कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली इस कोर्ट केस के कारण बहुत सारे लोग जो कुत्तों से या डरते हैं या उनको किसी तरह से अननेसेसरी हेट है। हाँ, किसी कारण से उनको ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन लोगों ने बहुत बातें बोली जिसके कारण वो बातें मीडिया में फैलती गई और लोगों को एक नरेटिव बन गया है कि कोर्ट ने कहा है कि सड़क से कुत्ते हटा दो, कुत्ते मार दो, फीडर्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिवली जजमेंट्स जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है, बट इंडिया में भी प्रोग्रेसिवली जजमेंट जानवरों का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, कम नहीं। तो मैं होप कर रही हूँ एज जैसे लॉ इवॉल्व करेगा हम लोग एम्पैथी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में बहुत क्लियरली लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जब तक एप्लीकेशन है, जो आई होप हम लोग जब तक इंडिया अमर रहे, हमेशा रहे। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 51 सेज कंपैशन इज अ नेशनल ड्यूटी, मतलब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ड्यूटी है टू बी कंपैशनेट।
एंड कोर्ट की ड्यूटी है इन्फोर्स करना ये कंपैशन। तो कोर्ट कुछ और कर नहीं सकता कंपैशन इन्फोर्स किए हुए। एबीसी रूल्स क्या है? कंपैशन है। एबीसी रूल्स के तहत फीडिंग लीगल है। तो जब कोर्ट ने कहा है कि एबीसी रूल्स में हम कुछ नहीं बदलेंगे, तो उनने कैसे कह दिया कि फीडिंग बैंड है? ये तो इलॉजिकल बात है। कुछ एम्बिग्यूटी है इन लॉ में जिसकी वजह बिल्कुल से भी नहीं जिसका है, अच्छा कहीं भी किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी नहीं। हाँ, फीडिंग लाइक ऑल एक्टिविटीज रेगुलेट हो सकती है, बट रेगुलेशन भी रीजनेबली होगा। बट आप फीडिंग पॉइंट बनाइए, फीडिंग पॉइंट पे खिलाइए, बिल्कुल। बट अगर फीडिंग पॉइंट ये नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुत्ता खाएगा ही नहीं। हाँ और क्या ये नहीं है। आप फीडिंग पॉइंट मांगिए, ये हम लोगों ने बहुत सीरीज भी करी थी इंस्टाग्राम पे कि आप कैसे फीडिंग पॉइंट मांगिए, कैसे करें। बट कुत्ता खिलाना इलीगल नहीं है। कोर्ट ने बार बार ऑर्डर में कहा है कि एबीसी रूल्स हम अपहोल्ड कर रहे हैं। जब एबीसी रूल्स अपहोल्ड हो गए हैं तो आप कैसे कह सकते फीडिंग वो बैंड है, या किसी भी कुत्ते को यूथनाइज कर दें। एबीसी रूल्स में यूथनाइजेशन अलाउड है कि कुत्तों का जो इनक्योरेबली इल है, जो इतने बीमार हैं कि अब उनकी हाँ जिंदगी, जिनकी जिंदगी अब हाँ, लिमिटेड ये है तो अब हमारे कोर्ट कंसिडर कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी। हाँ तो ये तो मैं भी काइंडनेस मानती हूँ। अब हाँ किसी की जिंदगी जीने लायक नहीं, पूरा दर्द से जी, उससे अच्छा हम ये उसकी थोड़ा हेल्प कर दें ज़रूरी भी भगवान के है पास जाने एक्चुअली के लिए। आप उसको इस तरह से जाते हुए देख भी नहीं सकते ये थोड़ा ज़रूरी भी है हाँ, तो सिर्फ उस केस में, या मॉर्टली वुंडेड है, मतलब उसको इतनी हाँ गटिल चोट लग गई है कि अब वो नहीं ठीक हो सकता, तो इन केसेस में यूथनाइजेशन अलाउड है और किसी में नहीं अलाउड है। रेबीज डॉग के अपना प्रोटोकॉल है। लॉ ने कहा है कि जो प्रोटोकॉल लॉ में अलाउड है वो आप फॉलो करिए रेबीज डॉग के लिए, वो आप फॉलो करिए अग्रेसिव डॉग के लिए, वो आप फॉलो करिए इनक्योरेबली इल डॉग के लिए। जिस केस में यूथनेजिया अलाउड है उस केस में आप यूथनेजिया फॉलो कर लीजिए, जिस केस में नहीं अलाउड है उस केस में नहीं कर सकते। तो अगर रेबिड डॉग के केस में नहीं अलाउड है तो ये जजमेंट ये नहीं कि कह रहा है कि अब आप रेबिड डॉग को यूथनाइज कर दें। ये सब गलत फहमियां मीडिया फैला रही है और लोग फैला रहे हैं, जो इन इट सेल्फ इलीगल है। कोर्ट ऑर्डर के बारे में गलत चीज करना पर्जरी होती पहुंच है। रही है इसमें हाँ, हाँ। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप इस इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हैं तो आपकी तरफ से आपके सहयोगियों की तरफ से किस तरह के अवेयरनेस इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो हम लोग एक तो इंस्टाग्राम सीरीज़ भी कर रहे हैं, अब हम लोग एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे हैं। ये मैं अपनी वकालत वाला बता रही हूँ, फिर बाद में बताऊँगी हाँ हाँ बाकी भी। बिल्कुल हम लोग एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे हैं ऑफ सैम्पल नोटिसेस कि आप अपने म्यूनिसिपल अथॉरिटी से कैसे बात करें, क्योंकि देखिए एनिमल लवर्स बहुत पैशनेट लोग हैं, बट सब लॉ नहीं समझते क्योंकि हाँ लॉ बहुत टेक्निकल है। तो उनकी मदद करने के लिए हम लोग वो सब बना रहे हैं इनके लिए एक डॉक्यूमेंट्स कि आप इनको बस डाउनलोड कर लीजिए, समझ के अपने नाम पढ़ के अपना नाम साइन करके आप ये दे दीजिए। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, अपने इंस्टीट्यूशन के हेड्स फीडिंग पॉइंट कैसे मांगते हैं, कोई अगर इलीगली कुत्ता हटा रहा है उसको कैसे लीगल नोटिस देते हैं, क्या लॉ अलाउ करता है, कैसे लड़ाई करो विद इन लॉ, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कोई एनिमल लवर लॉ के बाहर लड़ाई करे। जो भी करे लॉफुली करे, हाँ प्यार से करे, सही और रास्ता भी एक्चुअली लॉफुली वही है रास्ते हैं, हाँ बट लॉफुली रास्ते बताने पड़ते हैं। हाँ तो मेरी बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम है लोगों को सिखाना कि ये जंग लॉफुली, पीसफुली बट स्ट्रांगली कैसे लड़ी जाए। ठीक। और दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ एसोसिएट्स हैं जैसे करू सक्सेना जी और विशाखा जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि वॉलंटियर्स के साथ मिलके उनके साथ वन ऑन वन अवेयरनेस सेशंस करें, लोगों को समझाएं क्या लॉ है, क्या पर्सनल एक एक इंडिविजुअल केस में आप कैसे बिहेव करें, क्योंकि एक आदमी सीख लेता है फिर वो 4 लोगों को और सिखाता है। हाँ तो वी आर होपिंग फॉर अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली ज़रूरत भी है कि एक लेमैन को पता हो कि हमारे पास अगर कोई बच्चे किसी बच्चे के साथ इस तरह का हो रहा है जी तो उसको क्या करना है कि जी, हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं जो कुत्ते फीड करने के लिए पीटी जाती हैं, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। अब ये सब अंडर एज है, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि पॉक्सो का लॉ है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों को पता ही नहीं उनको खुद प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉज है, स्पेशली वुमेन को इंडिया में। तो हम मतलब इसके साथ साथ एक वुमेन के लिए भी अवेयरनेस करते हैं। हम लोग शेल्टर होम्स जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आपके पास ये लॉज हैं, आप प्लीज़ इनको यूज़ करिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बी अवेयर ऑफ देम। कभी अपने आप को वीक मत फील करिए, कभी ऐसी सिचुएशन में मत आइए कि आपका एडवांटेज ले ले या कोई आपको दबा के आपसे कुछ करा दे जो आपका मन नहीं है। तो ऐसा वो कोई केस जो बहुत आपको टच किया हो इस तरह का एनिमल क्रूरल्टी का जो आपके सामने आया हो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो मतलब रोज़ ही के, लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ। एक लड़की है दिल्ली में कॉलोनी में, 17 साल की, वो डॉग्स को फीड करती थी काफ़ी कॉफिन, एंड उसके नेबर्स को प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके पेरेंट्स कहीं गए 1-2 दिन के लिए, वो अकेले थी घर पे, शायद नेबर्स को पता लग गया, वो डॉग्स को फीड करी थी। 5-6 लड़के आए, उन लोगों ने उस डॉग को तो उसके सामने काटा, तो वो रोने वोने लगी, फिर उसके सारे कपड़े फाड़े और उसको कॉलोनी में 3-4 घर पे जा जाके सॉरी बुलवाया फटे कपड़ों के साथ।
अब आप ये मुझे बताइए, ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे ये लड़के? ये क्लियरली एक सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे थे, लड़की का फ़ायदा उठाने के लिए, उसको दबाने के लिए, और उसके सही काम करते हुए उसे पनिश करने के लिए। हमारा मीडिया इस तरह की बातें और टेकअप ये ही नहीं मीडिया करता में है। बिल्कुल आया भी नहीं केस। मतलब उसके पेरेंट्स को मैं बहुत काउंसिल करना, वो तो अपना घर बेच के छोड़ के जाना है। वो कह रहे थे मैं अपनी लड़की को इस सोसाइटी में क्यों रखूँ। और उनकी पॉइंट बिल्कुल बात सही है। बिल्कुल वैलिड। एज अ पेरेंट आप क्या सोचेंगे? हाँ। लोग कहते हैं अरे किसी कुत्ते ने हमें काट लिया तो हम सारे कुत्तों को गोली मार देंगे, बट क्या उस फादर को नहीं लगा हम इन 4 लड़कों को गोली मार दें? बट गोली मारना सोल्यूशन थोड़ी है। देयर इज अ हाँ। लॉफुल वे टू गो अबाउट इट। उनको भी एफआईआर करनी पड़ी, उनको भी जो भी सिस्टम था करना पड़ा। बट एक लड़की जो एक सिंपल काम करी थी, जो हमारे धर्म में लिखा है, हमारी संस्कृति में लिखा है, जो सही चीज़ है, सही उसको चीज कितनी करने के लिए बुरी भी तरह समझना है। पनिश किया, एम्पथी को कितनी बुरी तरह ट्रीट किया, और उसका एडवांटेज उठाया। हम्म। क्लियरली अगर ये लोग भी कुत्तों को फीड करते तो ये उस लड़की को इज्जत से डील करते। हाँ, एक्चुअली उनमें भी एम्पैथी डेवलप होती है। अगर आप एग्जैक्टली। एनिमल को नहीं ट्रीट करोगे एम्पैथी से, तो इंसान के लिए मतलब एम्पैथी ये कहाँ तो से आएगी? मैं कौन हूँ ये बात बोलने वाली? यूके में, मेक्सिको में, फ्रांस में, जर्मनी में, जो भी आप कंट्रीज को एडवांस समझते हैं आप, वहाँ पे एम्पैथी इज पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। और एम्पैथी कैसे पढ़ाई जाती है? स्कूल में स्कूल पेट का ध्यान रख हाँ, के, पेट स्ट्रे बच्चे रहते एनिमल्स हैं। का ध्यान रखे। एम्पैथी यूनिवर्सली दुनिया भर में पढ़ाई जाती है बाय टीचिंग यू हाउ टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। हाँ, आपके क्लास के पेट्स होते हाँ, हैं तो जिसका ये जो बच्चे ध्यान रखते नरेटिव एक हैं। बन गया है कि जानवरों को ध्यान रखना है, फीडिंग से प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये बात गलत है। एक तो सबसे अनसाइंटिफिक बात है, किसी कुत्ते को खाना खिलाओगे वो काटेगा नहीं, हाँ, वो हर कम चीज को काटेगा। फीडिंग से लिंक कर देते हैं। हाँ नहीं, और अनसाइंटिफिक है। फीडिंग का क्या क्या फायदे होते हैं? हाँ। अगर आप कुत्ते को फीड करेंगे तो सबसे पहले कुत्ता भूखा नहीं है। कोई भी जानवर जो भूखा नहीं वो काटेगा नहीं। शेर हाँ। भूखा नहीं होता है, सोता है। कुत्ता भूखा नहीं होता है, सोता है। आप भूखे नहीं होते, आप भी सोते हो। आप भूखे होते हो। हमारे यहाँ तो जेनजी और मिलेनियल्स में एक टर्म है हैंग्री। हाँ। हम हैंग्री हो जाते हैं, हम लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं। मेरी खुद की पति से लड़ाई हो जाती है जब मैं भूखी होती हूँ। तो सभी होते हैं, भूख से सब आदमी चिड़चिड़। तो जो जानवर वेल फेड है वो काटेगा नहीं। दूसरा, कुत्ता जिसको पता है यहाँ खाना मिल रहा है वो इधर उधर घूमेगा नहीं। रोमिंग कम होगी। रोमिंग कम होगी तो दूसरे कुत्तों से लड़ाई नहीं होगी। आपस में लड़ाई नहीं होगी तो कुत्ता कम अग्रेसिव होगा। तीसरा, उसको जब स्टेरिलाइज करना है, न्यूटर करना है, तो वो आसानी से पकड़ में आएगा। वो आपको ट्रस्ट करेगा। आप उसे स्टेरिलाइज करा सकते हो, आप उसे मेडिसिन दे सकते हो कुछ। चौथा, अगर वो कुत्ता बीमार होगा तो फीडर को पता होगा उस कुत्ते में बीमारी है, उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली इंश्योर कर सकते हैं वो कुत्ता बीमारी किसी और को ट्रांसफर ना करे। हाँ। अगर आप कुत्तों को बिल्कुल फीड ही नहीं करोगे, दूर से देखो, आपको पता कैसे चलेगा? और फिफ्थली, आपकी खुद की एम्पैथी बढ़ती है, आसपास की एम्पैथी बढ़ती है। एक डॉग आप खिलाते हो, वो पूंछ हिला के आपके पास आता है, वो 4 और के पास भी जाता है। हाँ। वो प्यार दुनिया भर में बढ़ाता है। एंड आप खुद भी प्रोटेक्ट होते हो। तो फीडिंग के सिर्फ फायदे हैं, फीडिंग का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि फीडिंग करते वक्त आप गंदगी मत करिए, 100% मत करिए। खाना फैलाइए मत, क्योंकि उससे और जानवर भी आते हैं। हाँ। रैट्स भी आते हैं। उसको हाइजीन भी मेंटेन और करने की किसी जरूरत कॉलोनी है। में कुत्ते होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? लोग हाँ। समझते नहीं है, चूहे नहीं होते। हमारा देश जो है, जितना खाना सड़क पे पड़ा है, जितना म्यूनिसिपल गंदी है, हमारे देश में चूहे इतने होने चाहिए थे। द ओनली रीजन हमारे यहाँ ब्यूबोनिक प्लेग नहीं है, एक कुत्ते हैं। कुत्ते। सूरत में इन लोगों ने 25,000 कुत्ते कल कर दिए। कुछ 1,000 रुपए, 2,000 रुपए पर डॉग पे। हाँ। 25,000 कुत्ते। विद इन 3 वीक्स ब्यूबोनिक प्लेग आ गया था। 57 पीपल मर गए 3 हफ्ते में। और पूरे इंडिया में एक साल में 54 रेबीज डेथ हुई है। 3 हफ्ते में 57 पीपल एक कॉलोनी में मर गए ब्यूबोनिक प्लेग से, क्योंकि इतने चूहे बढ़ गए। आप कुत्ते तो हटा दोगे, क्या आप गंदगी हटा पाओगे सड़क के? क्या आप भंडारे रोक पाओगे? क्या लोगों से ठेला से चाट खा के वो पत्तल जो नीचे फेंक रहे हैं आप बदल पाओगे? उसके बारे में कोई हाँ, सोच रहा है तो जब उसके- तक ये नहीं होता है, हाँ। तब तक कहना कि डॉग्स प्रॉब्लम है, नहीं। डॉग्स आपके सेवियर्स हैं। हाँ। आपको मेडिकली बचा रहे हैं। आप उनसे प्यार करें, आप उनसे नफरत करें, आप साइंस थोड़ी आर्ग्यू कर सकते हैं। हाँ, ट्रू ट्रू। अभी आपने हस्बैंड को मेंशन किया, जी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये बहुत जो प्रोसेस है बहुत इमोशनली ड्रेनिंग होता होगा, तो इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट किस तरह का रहता है, स्पेशली हस्बैंड का? देखिए, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि कोई भी, पहले कहते थे बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई ऑल्सो बिलीव बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज एन ओपन माइंडेड मैन। ओके। मैन जिनका दिमाग बिल्कुल खुला है, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर हैं, जो मुझसे बोलते हैं तुम लड़ो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े हैं यहाँ। इससे बहुत अनबिलीवेबल ब्रेवरी आती है। आपको हाँ। डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है आप पीछे मुड़ोगे, आपके पास 2-3 लोग तो आपके हमेशा साथ। हाँ, कि कुछ भी होगा ये हाँ, संभाल लेंगे। हाँ, आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपका हाँ। कारवां में 2-3 लोग तो हैं ही। हाँ। और जैसे चलते जाए ना, मैंने रियलाइज किया, जो जब आप सही चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं।
हाँ, सही है। अगर आपका इंटेंशन सही हाँ, है तो लोग जुड़ते तो जाते हैं मकसद और सही है तो लोग हाँ, जुड़ते तो चले जाते हैं। मेरे आई थिंक पेरेंट्स और अब मेरा हस्बैंड भी थोड़े प्राउड भी रहते हैं, थोड़े डरे भी रहते हैं हमेशा कि अब ये क्या करेगी। हाँ, लेकिन ये बात तो है, कभी पीछे नहीं हटे, हाँ, हमेशा। और कभी रोका नहीं, कभी नहीं कहा सोच लो जो तुम लड़ाई ले रही हो बहुत बड़ी है। मैंने शरीयत पे लड़ाई ली, जो बहुत लोगों ने कहा कि तुम बहुत बड़ी ले रही हो, कभी। हाँ, लेकिन इन लोगों ने नहीं कहा, इन्होंने कहा लड़ो, तुम्हें सही लगता जिसके है लिए तुम शायद लड़ो। फतवा भी हुआ आपके खिलाफ। हाँ, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने लेटर वेटर लिखा है मेरे खिलाफ जी, ये सब भी हुआ है। तो जब पहली बार आपको ये पता लगा कि मेरे खिलाफ फतवा हुआ तो व्हाट वाज द रिएक्शन? हाँ, देखिए जब आप सही चीज़ करते कोई ना कोई तो पोस्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा तो मुझे लग रहा था होगा भी। हाँ, और हाँ, बस ये हुआ कि एक रिएक्शन तो ये था कि थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि अब लड़ाई और होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये था कि आई होप जो लोग कर रहे हैं वो भी समझें कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है। हाँ। और वो वुमेन में बात, किस तरह हाँ, का? क्यों कर रहे हो आप ये, मतलब क्यों आप चाहते हो औरतें दबी रहें। हाँ, मैं चाहती हूँ वो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे, हाँ, क्योंकि बात जो मैं कह रही हूँ मुझे गलत नहीं लगती। मुझे, मेरी लॉ फर्म की पार्टनर है, मुस्लिम है, वो उसको गलत नहीं लगती, वो तो बहुत ही ब्रेव है, वो अपनी कम्युनिटी में लड़ाई कर रही है। यू नो जो बात, और बहुत औरतों से हम लोगों ने बात करी, उनको नहीं लगती, बहुत आदमियों को नहीं लगती ये बात गलत। विद इन कम्युनिटी किस तरह का रिएक्शन रहता है इस देखिए तरह का? दोनों तरफ है। अब आप अगर एक मुस्लिम मैन है और आपसे बोला जाए कि आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खुद अपने मन से विल नहीं कर सकते, तो ये बात अच्छी तो सही तो किसी को नहीं लगती है। एक्चुअली विल नहीं कर सकते इस नहीं तरह? कर सकते, हमारे लॉ में नहीं कर ओके, सकते। 1/3 होता है टेस्टामेंट्री राइट्स, आपसे ओके। 1/3 टू योर प्रॉपर्टी विल कर इसको सकते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा क्यों है इस तरह से? सो ये हमारे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में टेस्टामेंट्री राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बाय 1/3। ओके, ऑल्दो ये एक्ट इटसेल्फ में नहीं लिखा है, ये रेजिडुअरी लॉ में आया है। तो एज अ मुस्लिम मैन आपका विल बी अपहेल्ड टू 1/3 ऑफ योर प्रॉपर्टी। बाकी जितनी प्रॉपर्टी है वो शरीयत के हिसाब से जाएगी, चाहे आपकी इच्छा हो ना हो। ओके, चाहे आपके घर वाले आपको अबैंडन कर दें, लेकिन उनको जाएगी। ओके। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह आ रहा है तो इससे कुछ चीज़ें बदलेंगी या कुछ? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी स्टेट वाइज आ रहा है। हाँ, स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन से सब नहीं इफेक्ट होते हैं, हाँ, इनफैक्ट उससे और इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। मेरे हिसाब से अगर आए तो देश भर में आए, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ना आए, इम्पोर्टेंट ये है कि 2-3 सिविल लॉज जो विमेन को, विमेन मैन जो सबको रोक रहे हैं वो तो बदले जाए। जैसे हाँ, इनहेरिटेंस इज नॉट अ सिविल प्रैक्टिस। हाँ, आप चलिए मैरिज आप कह भी सकते हैं कि रिलीजन में डिटर्मिन्ड है, बट इनहेरिटेंस नहीं है। आप पहले एक तो बदलिए, सब बदलने के चक्कर में कभी कभी एक नहीं बदलता है। हाँ, तो ट्रू, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब जैसे उत्तराखंड में जो मुसलमान बेटी है उसके पास पूरा हक है, और यूपी में नहीं यूपी में नहीं है। तो उससे एक तरीके से इनक्वालिटी, मैं ये कह रही हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए थे, जिन जिन ने लिखा था, अम्बेडकर जी ने लिखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ऑफ कोर्स वी आर अ सेक्युलर कंट्री, हम सबको एक ही कोड में रहना चाहिए। बट अभी तो हिंदू मैरिज कोड भी यूनिफॉर्म नहीं है, शरीयत एक्ट भी यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है ये। हाँ, तो इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इवेंचुअली मेरा होप है कि हम लोग ले आएंगे जो हमारे बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ने 50 साल पहले बोला, 70 साल पहले बोला थे बात, कि ये लाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए बिकॉज एक सिविल कोड होता है तो यूनिटी भी बढ़ती है। अच्छा, एंड मुझे लगता है हमारे देश में जो लैक ऑफ यूनिटी है उससे थोड़ा हाँ, दोनों कम्युनिटीज़ में दुख हो रहा है। हाँ, ट्रू। एक्चुअली इस समय जिस तरह का माहौल है, हाँ, इट्स वेरी अनप्लीजिंग एक्चुअली, क्योंकि हाँ, खासकर हम भाई जैसे, लैक ऑफ एम्पैथी, सारी प्रॉब्लम हाँ, हमारे यहाँ लैक प्रॉब्लम ऑफ वही एम्पैथी है। पे आ रही है। हम्म, कि लोग एक दूसरे को संवेदनशीलता से नहीं देख रहे हैं, काइंडनेस से नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ पहले एक दूसरे को बहुत काइंडनेस से देखा जाता था। एकदम से लोग सड़क पे चलते हुए जब आप आदमी को गोली मार सकते हो, हाँ, जिससे आप ना जान ना पहचान ना बैर, बस इतनी सी बस बैर की रोड रेज गाड़ी में छू कि गई, आप, मतलब ये कोई बैर है? हाँ, सॉरी बोल दो ना, बोलो इंश्योरेंस एक्सचेंज कर लो, गोली चलाने की बैर थोड़ी है ये। सीरियसली। चलिए हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं हाँ, एंड इसको रैप अप करते हैं एक रैपिड फायर के हाँ, साथ। जी जी ठीक भाई। है, सो हम एक शब्द में आपके जवाब चाहेंगे, ठीक है? हाँ, रेडी? ठीक है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, आपके दोस्त आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन वन वर्ड? इन वन वर्ड मेरे दोस्त मुझे कहेंगे टू मच। टू हर मच। चीज़ ज़्यादा करती हूँ, लड़ाइयाँ ज़्यादा लेती हूँ हर चीज़ में ज़्यादा पैशनेटली करती हूँ, टू मच। आई वुड थिंक दे विल कॉल मी टू मच। और हस्बैंड आपके? हस्बैंड मुझे कहेगा आई थिंक जस्ट इनफ। हाउ वुड योर डॉग डिस्क्राइब यू? माई डॉग्स डिस्क्राइब मी स्टाफ, मिनियन इन चीफ। ये बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे बोलेंगे कहाँ हो तुम, ए कहाँ हो तुम, टाइम हमारे खाने का टाइम है, तुम कहाँ गायब हो। एक चीज़
जो लोग लॉयर्स के बारे में बहुत गलत समझते हैं, अगर आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहें आई थिंक लॉयर्स के बारे में लोगों को लगता है कि हमें आर्ग्यूमेंट करना पसंद है. आई थिंक हम सब वी वुड प्रेफर केस जीत जाए बिना आर्ग्यू करे हुए, बिल कुछ बोले हुए. लेकिन ये हाँ तो हमें बोलना पड़ता है क्योंकि दूसरा लॉयर बोल रहा है, वरना आई डोंट थिंक हम में से किसी को आर्ग्यूमेंट करना पसंद है. नहीं, ये तो काम का हिस्सा है. हाँ. अ, सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, कॉफ़ी, चाय या डॉग कडल्स? डॉग कडल्स ओवर एवरीथिंग इन लाइफ. ओवर एवरीथिंग? एवरीथिंग. मुझे तो जब मैं वेकेशन से घर आती हूँ मैं वही सबसे कहती हूँ कि मुझे तो लगता है मैं वेकेशन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कुत्ते मिलने वाले हैं. मैं वेकेशन पे जाने के पहले हर बार रोना धोना मचाती हूँ कि मुझे अपने कुत्ते छोड़ने पड़ रहे हैं. तो डॉग कडल्स ओवर नहीं, एवरीथिंग इन एक्चुअली लाइफ. ये भी बहुत पेनफुल होता है कि अगर आप में घर पे ऐसे बच्चा छोड़ के आप जा रहे हो बाहर, हाँ, ऐसे तो दिल फीलिंग आती टूटता है. है. और जबकि मेरे पास हाँ. 18 बच्चे वो आपस में वो भूल भी गए कि मैं गई हूँ, बस मुझे को रोना आ रहा है. हाँ, एक ऐसी हैबिट जो आप चाहते हो कि हाँ ये मैं चेंज कर लूँ और अभी तक नहीं कर पाए हो? मुझे एक एबिलिटी टू रिलैक्स सीखने का बहुत मन है. मेरा कभी मैं स्विच ऑफ नहीं कर पाती, तो मुझे स्विच ऑफ करना हाँ. सीखना बहुत. अभी तक 30 साल में तो नहीं कर पाई हूँ, बट होपफुली एक दिन. हाँ, अभी तो हाँ, लंबा अभी समय है. संघर्ष जारी है. ये भी एक लड़ाई है जो मेरी जारी है. हाँ. अगर आप से लॉयर नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं लॉयर नहीं होती तो आई थिंक मैं जर्नलिस्ट होती. जर्नलिस्ट? हाँ, आई थिंक जर्नलिज्म रियली. मैं कहानियाँ बता रही होती लोगों की, सच निकालने की कोशिश करती. कुछ ना कोई किसी ना किसी की तरह से मैं कुछ कंट्रोवर्सी तो कर ही रही होती. बट आप तो इकोनॉमी से लॉ की तरफ आए हैं तो ये कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन नहीं है, आप उसी में आगे नहीं पढ़ते? इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स अब तो बहुत साल हो गए. ये अब आई थिंक मेरे पैशंस बन गया, नॉट सो मच समथिंग आई वुड परस्यू. उस समय अगर आप मुझसे पूछते हैं, हाँ डेफिनेटली. गुजरा हुआ जमाना हाँ, हो गया लेकिन ये. अब मुझे इतनी ये सच की लड़ाई पसंद आने लगी है कि अब यही मेरा जुनून बन गया है. और मीडिया में होते तो ये जुनून अलग ही लेवल पे हाँ, होता अलग लेवल पे होता. है. एक ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज, डू यू वॉच नेटफ्लिक्स, हाँ, कभी कभी. जिससे आप रिलेट करते हो, लाइक अपनी लाइफ को आपको डिफाइन करना हो? मुझे डिफाइन करना हो कोई नेटफ्लिक्स सीरीज, बहुत सारी हैं. मुझे हर विच वन इज योर फेवरेट? मुझे एक ये है सीरीज वेडनेसडे. या मुझे मुझे मैं थोड़ी वेडनेसडे लगती हूँ. आई थिंक इफ आई हैड डिफाइन माई सेल्फ आई वुड डिफाइन माई सेल्फ एज वेडनेसडे. ओके, वो डार्कनेस आती है अंदर से. नहीं, डार्कनेस नहीं. वो पूरी सीरीज इज अबाउट दिस गर्ल जो लगती है बहुत हाँ, डार्क, it बट वो about हमेशा सही Wednesday चीज की Addams ना? लड़ाई. हाँ, हाँ. वेडनेसडे एडम हमेशा सही चीज के लिए लड़ाई कर रही सही होती चीज है. के लड़ते. हाँ, एंड हमेशा बहुत कामली कूली मजे करते हुए. मजे तो नहीं करते हुए, लेकिन हाँ, हाँ मजे नहीं, कामली वो कुमली. खुद हाँ, तो मजे करते हुए कर रही है. मजे वाला तो उसके फ्रेंड का डिपार्टमेंट है हाँ, सारा. तो ये मुझे वो अच्छा लगता है. हाँ, like वो एक उसे दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो मेरा हस्बैंड आई थिंक करते हैं. हाँ, तो ऐसे पार्टनर्स भी होने चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें. 100%. अ वेरी गुड पार्टनर इज अ ब्लेसिंग. हाँ. अब एक चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि लोगों को काइंडनेस के बारे में समझने की ज़रूरत है? कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. बीइंग काइंड इज वेरी इजी. आपके पास लाइफ में मोस्ट दिन भर में कम से कम 4 बार चॉइस होती है कि आप काइंड हो या आप नहीं हो. किसी से बुरी तरह बोलो, ना बोलो. जाते हुए आदमी को 2 मिनट अपना समय दो, ना दो. जो भीख मांग रहा है बच्चे, उससे पूछ लो स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, या ना पूछो, बस पैसे दे दो या पैसे भी ना दो. हमेशा यू हैव दीज ऑप्शंस टू बी काइंड. हर बार लाइफ में अगर आप छोटी चॉइस काइंड बनाओगे, इवेंचुअली आप बड़ी चॉइसेस भी काइंड बनाने लगोगे. काइंडनेस इज़ वेरी इजी. काइंडनेस इज़ वेरी नेचुरल. काइंडनेस करनी चाहिए हमेशा. ओके, ग्रेट. एक इसको लास्ट में क्लोज करते हैं. एक मैसेज उन लोगों के लिए जो से हम जैसे लोगों का पैशन नहीं समझते डॉग्स के लिए. देखिए, मैं वही कहती हूँ कि आप भला कुत्तों से डरते होगे और आपका डर वाजिब भी होगा. मे बी देयर इज अ रीज़न ऑल्सो आप क्यों डरते हो. लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो जानवर कल्प्रेट नहीं है, सर्कमस्टांसेस हैं. तो अगर आप भी हमारे साथ उन सर्कमस्टांसेस को कम करोगे तो आपकी भी प्रॉब्लम कम होगी. अगर आप हमारे साथ लड़ के क्रूअल्टी कम करोगे तो आपके बच्चे कम कुत्ते से कटेंगे. तो कम जॉइन अस, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. हमेशा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते रहिए. हमेशा लाइक आई सेड, बी काइंड, बी एम्पैथेटिक. क्योंकि थोड़ी सी एम्पैथी आएगी ना तो आप भी दुनिया को बेटर करोगे. जो आपके मेन डर है उसको सॉल्व करने का पावर भी आप ही में. बट द पावर इज नॉट अनकाइंडनेस, द पावर इज काइंडनेस, द पावर इज साइंस. तो मैं ये कहना. ये बहुत अच्छी बात थी जो आपने आखिरी में कही. इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं. Thank you, थैंक यू thank सो you. मच फॉर बीइंग Thank हियर. you. थैंक